वेलकम बच्चों, मैं सौरभ सिंह आपका लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोबारा स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं 12th की फिजिक्स सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा फील्ड एंड चार्जेस के बारे में। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा चार्ज, उसके बाद कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म किस तरीके से हम डायरेक्शन देखते हैं फोर्स की, चार्जेस के बीच में जो अप्लाई होने वाला फोर्स है बेटा उसके बीच में किस तरीके से डायरेक्शन हमें अप्लाई करना होता है, और उसके बाद फील्ड के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक लूंगा बेटा मैं चार्ज का। बेटा जब आप छोटी क्लास में रहे होगे तो आपके टीचर ने आपको चार्ज के बारे में बताया होगा, आपके टीचर ने आपको चार्ज के बारे में बताया होगा, और चार्ज आपको बोला होगा कि बेटा चार्ज जो होता है वो कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का। पहले हम लोगों को ये सीखना है कि बेटा ये चार्ज आता कहाँ से है। पहले हमें ये जानना है बेटा कि ये चार्ज आता कहाँ से है। तो चार्ज आता कहाँ से बेटा, चार्ज कहीं से आता नहीं है, ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बेटा। दैट मीन्स जब से यूनिवर्स में मैटर का फॉर्मेशन हुआ है, जब से पूरे यूनिवर्स में मैटर है, तभी से आपका चार्ज भी इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है बेटा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, उसे मैं ब्रेक करूंगा, अगर हमारे पास मैटर या सब्सटेंस है उसे मैं ब्रेक करूंगा बेटा, तो मैटर को मैं जब ब्रेक करता हुआ उसके लीस्ट पार्टिकल पे पहुंचूंगा, तो मैटर का जो सबसे लीस्ट पार्टिकल होता है बेटा वो हमारे लिए होता है एटम। मैटर का सबसे लीस्ट पार्टिकल होता है बेटा एटम, और एटम को जब हम फर्दर ब्रेक करते हैं बेटे, एटम को हम फर्दर ब्रेक करते हैं तो हमें 2 चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको मालूम पड़ गया कि हमारे पास 2 तरीके का चार्ज पार्टिकल है, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है बेटा ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा ये आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है बेटा। नेचर में इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होगा, निगेटिव, और प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होगा बेटा, पॉजिटिव। और ध्यान दीजिएगा बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अपने ही टाइप के, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करता है, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करता है। जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है चार्जेस एंड फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड। तो बेटा पहले आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, उसके बाद हम फील्ड में जाएंगे। तो मैंने बोला कि जो अगर प्रोटॉन अगर आसपास रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर आपस में पास रखे हुए हैं बेटा तो वहां पर काम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेसिकली ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम पढ़ने ही इसी फोर्स के बारे में जा रहे हैं, इसी फोर्स के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहले मैं कुछ थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टी सिखानी है, कुछ बातें बतानी है, फिर इस फोर्स के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बेटा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन क्या है बेटा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बेटा किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल बोले तो एटम के बाद का जो पार्टिकल होगा, एटम को जब ब्रेक करोगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा। और सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से मैंने बताए बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल मैंने कौन कौन से बताए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताया बेटा, इलेक्ट्रॉन बताया और प्रोटॉन बताया, ये हमारे लिए सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जब आपस में पास रखे होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं बेटे, तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ये चैप्टर है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बात
बातें चार्जेस के बारे में बता रहा हूं। बेटा ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आपको जनरेट करके देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इस चैप्टर में हमारा फील्ड का भी कॉन्सेप्ट है, इस पे भी ध्यान देना है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास में आएगा तो वहां पर आपको एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर, वन चार्ज अदर चार्ज के ऊपर अप्लाई ही कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड का भी कॉन्सेप्ट हमें विद द हेल्प ऑफ चार्ज मिलता है बेटा। उसके बाद थर्ड नंबर आता है बेटा टाइप ऑफ चार्जेस। तो मैंने बताया आपको कि चार्ज आपका दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा और एक निगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एसोसिएटेड होगा बेटा प्रोटॉन्स के साथ, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो एसोसिएट होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रोटॉन का जो चार्ज सिंबल है वो प्लस है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज सिंबल है वो माइनस है। और बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन हमेशा एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला अभी कि मैटर को हम ब्रेक करेंगे तो सबसे जो लीस्ट पार्टिकल बनेगा एटम, और एटम को भी जब हम ब्रेक करते हैं तो एक पार्टिकल हमें मिलता है प्रोटॉन और एक पार्टिकल मिलता है इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल और होता है जिसका नाम है बेटा न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में सर आपने क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल बोले तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रॉन को डिस्कस नहीं करते हैं बेटा। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है। इलेक्ट्रिक चार्ज में कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें जानना है। तो एक प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, दैट इज कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बेटा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहीं से मेन आपका टॉपिक शुरू होता है बेटा। देखो चार्ज को डिनोट किया जाता है बेटा Q से, चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, और चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं बेटा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जब भी स्केलर का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, स्केलर के साथ गुणा भाग खेलोगे, प्लस माइनस खेलोगे, तो वहां पर आपको डायरेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है बेटा। आपको सिंपल क्या करना है, सारे चार्जेस को उठाकर ऐड करना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 3 यूनिट चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हुआ? तो 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। क्यों? क्योंकि स्केलर प्रॉपर्टी है बेटा। चार्ज क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आपको सिंपली क्या कर देना है, चार्ज जितने भी गिवन होंगे उन्हें ऐड कर देना है। अब मैंने बोला कि चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हो सकता है एक बॉडी हो जिसमें 3 कूलम चार्ज हो। बेटा चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। एक में 3 कूलम चार्ज हो और एक में -2 कूलम चार्ज हो, और अगर इन दोनों बॉडीज को मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 - 2 = 1। दैट मीन्स रिमेनिंग चार्ज आपके पास कितना बनेगा बेटा? 1 कूलम बनेगा। ऐड करना है सिंबल के साथ। सिंबल के साथ बोले तो अगर प्लस में है तो प्लस में रखो, माइनस में है तो माइनस में रखो, लेकिन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है बेटा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है बेटा। चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ध्यान दीजिएगा,
चार्ज को डिनोट क्यू से करते हैं, लेकिन वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के वक्त उसे ई से डिनोट किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने चार्ज की सीखी है एडिटिविटी। चार्ज का नेचर कैसा है? एडिटिविटी शो करने वाला। दैट मीन्स कि जो भी आपको चार्जेस गिवन होंगे सबको आप विद सिंबल ऐड करते जाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आती है बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटे इसके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में डिस्कशन कर देता हूं। देखिए जब आप क्लास 12th में आ गए हैं तो आपने इसके पहले कई तरीके के कंजर्वेशंस बेटा पढ़े हैं, ठीक है ना। एक कंजर्वेशन आपने पढ़ा है मास का, एक कंजर्वेशन आपने पढ़ा है एनर्जी का, एक कंजर्वेशन आपने पढ़ा है मोमेंटम का, एक कंजर्वेशन आपने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम का, और आज आप पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज में भी, चार्ज का कंजर्वेशन भी हमें उसी तरीके से जानना है, सीखना है जैसे हमने बाकी के 4 कंजर्वेशन सीखे हैं। कंजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है? बड़ा सिंपल सा मीनिंग समझा दे रहा हूं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन के बारे में बात करेगा हमेशा सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटे कि जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है वही आपकी फाइनल क्वांटिटी है। बीच में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, दैट डजंट मैटर। आपको हमेशा जो इनिशियल क्वांटिटी मिलेगी रहेगी वही हमेशा फाइनल क्वांटिटी होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 8 कूलम, एक बॉडी है जिसमें 8 कूलम चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है जिसमें मान लेता हूं 6 कूलम चार्ज है बेटा। एक ऑब्जेक्ट में 8 कूलम, दूसरे ऑब्जेक्ट में 6 कूलम, और टोटल हमारा कितना कूलम चार्ज हो गया भाई? 14 कूलम। लेकिन अगर हम इन दोनों बॉडीज को आपस में टच करा दें, इन दोनों बॉडीज को आपस में टच करा दें तो बेटे दोनों में क्या होने लग जाएगा? चार्ज का ट्रांसफर होने लग जाएगा और 8 कूलम की तरफ से 6 कूलम वाली बॉडी को चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों बॉडीज में चार्ज की वैल्यू सेम नहीं हो जाएगी। दैट मीन्स 8 + 6 अपॉन में 2 दैट इज 7 कूलम। तो जब तक दोनों बॉडीज में 7 कूलम नहीं हो जाएगा तब तक आपका चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। और एक टाइम के बाद जब दोनों बॉडीज में चार्जेस का अमाउंट सेम हो जाएगा तो जरा देखो पहली बॉडी में भी 7 कूलम, दूसरी बॉडी में भी 7 कूलम, स्टिल 7 + 7 14 कूलम, और इनिशियली हमारे पास चार्ज कितना था बेटा? 14 कूलम। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा चार्ज कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं भाई? चार्ज कंजर्वेशन। लिखा हुआ है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का यही मीनिंग है, जो पहले था चार्ज का वैल्यू मैग्नीट्यूड वही हमारा बाद में भी है चार्ज का वैल्यू और मैग्नीट्यूड। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम रिमेन्स द सेम। या तो रिमेन्स द सेम बोल लो या रिमेन्स कांस्टेंट बोल लो। कंजर्वेशन में यही होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन जब आप देखेंगे तो हमेशा इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी बेटा क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छा इस्तेमाल होता है, अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मीनिंग समझ लो बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मीनिंग, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल आपको डेसिमल में या फ्रैक्शन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल आपको डेसिमल में या फ्रैक्शन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग ये है कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज का जो लीस्ट वैल्यू है वो है E, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन में E/2, E/4 या 0.25 E इस तरीके का नंबर आपको कभी भी लिखा
लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा किसी भी इंटीजर नंबर का, ध्यान से सुनेंगे, चार्ज हमेशा किसी भी इंटीजर नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ मिलेगा बेटा, ना कि आपको डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी प्रॉपर्टी की, जो यही प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको फ्रैक्शन में या डेसिमल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और हमेशा वैल्यू जो होगी चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इंटीग्रल मल्टीप्लायर होगा। 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको 1/2e, 3/4e इस तरीके का चार्ज नहीं मिलेगा। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है बेटे, वो ये है कि चार्ज के जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है बेटा, ये आपका स्मॉल चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइक चार्जेस पे अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ बड़े चार्ज भी होते हैं बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल की, अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल भी हमारा चार्ज पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा एक इंपॉर्टेंट चार्ज पार्टिकल है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, इसलिए अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है बेटा 4 प्रोटॉन्स के इक्वल, दैट मीन्स अगर इसका मास लिखोगे तो 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे, मास ऑफ क्या लिखोगे? प्रोटॉन। और अगर इसका चार्ज लिखोगे बेटा, तो इसमें जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है बेटा। चार्ज किसके इक्वल होता है? 2 प्रोटॉन का। तो अल्फा लाइक जो चार्ज पार्टिकल हैं, बड़े चार्ज पार्टिकल हैं, वहां क्वांटाइजेशन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्वांटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। और मैंने बोला कि जो क्वांटाइजेशन है वो स्मॉल चार्ज पार्टिकल में, और क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा आपको इंटीग्रल नंबर के मल्टीप्लायर में मिलेंगे बेटे। दैट मीन्स कि अगर हम चार्ज को लिखना चाहेंगे तो Q इज इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, जरा ध्यान दो। Q इज इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल्स टू लिखेंगे या तो प्लस माइनस ई, या तो प्लस माइनस 2e, या तो प्लस माइनस 3e, या तो प्लस माइनस ne। ध्यान रखिएगा, या तो प्लस माइनस ne। और यहां से क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला बन के आता है हमारे लिए, वो बन के आता है Q इज इक्वल्स टू ne। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बनता है बेटा? Q इज इक्वल्स टू ne। दैट इज कि 1 जो अगर मैं Q को कूलम में लूं, तो 1 कूलम में अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि कितने चार्ज पार्टिकल हैं, कितना इलेक्ट्रॉन का नंबर है, या 2 कूलम में, 5 कूलम में, 10 कूलम में, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा Q इज इक्वल्स टू ne का। आइए देखा जाए कैसे। अगर आपसे वो पूछे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, मैंने बोला कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज का जो यूनिट होता है बेटा वो कूलम होता है, और चार्ज की जो प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी चार्ज में, किसी भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज में कितने होते हैं ये पता चलता है बेटा। अब हमें उसने Q का वैल्यू कितना दे दिया है बेटा? 1 कूलम, और हमसे पूछ रहा है कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इज इक्वल्स टू बेटा होता है ne, और E का वैल्यू होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बेटा? Q अपॉन में E। N इज इक्वल्स टू लिख सकते हो Q अपॉन में E, और Q का वैल्यू है 1 अपॉन में E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 10⁻19 ऊपर और 1 अपॉन में 1.6, इसकी वैल्यू आती है बेटा 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। दैट मीन्स आपको मालूम पड़ गया कि 1 कूलम चार्ज में इतना वैल्यू है। अब आपसे कहेगा 2 कूलम में कितनी है, तो बार बार आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है।
2 कूलम में सिंपल इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कूलम में हो जाएगा 12.50 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 कूलम में पूछे 3 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 6 3 जा बेटा 18, 18.75 इंटू 10 टू द पावर 18। इस तरीके से 1 कूलम, 2 कूलम या 3 कूलम में, 1 कूलम, 2 कूलम या 3 कूलम में जो आप नंबर आप चार्जेस फाइंड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो हमें चार्ज के बारे में जो सीखना है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए मैंने अभी बोला कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब आपकी बॉडी में चार्ज कितने तरीके से हो सकता है। या तो आपका जो बॉडी ए है, मैं मान लेता हूं इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी ले लेता हूं, मान लेता हूं इसमें निगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि प्रोटॉन एक्सेस में है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड है तो वहां पर आपको मतलब समझना है उसका कि निगेटिवली चार्ज्ड है, दैट मीन्स यहां इलेक्ट्रॉन है, और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड है दैट मीन्स यहां प्रोटॉन है। अब अगर हमें बॉडी से चार्ज ट्रांसफर करना है तो पहले ये जानना है कि चार्ज ट्रांसफर करते वक्त होता क्या है, चार्ज ट्रांसफर करने से होता क्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, बॉडी बी से बेटा आप क्या ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर होंगे बदले में यहां क्या आएंगे, प्रोटॉन्स। बदले में क्या आएंगे बेटा, प्रोटॉन्स, उतने ही प्रोटॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन्स आएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे निगेटिवली चार्ज की वैल्यू कम और पॉजिटिवली चार्ज की वैल्यू ज्यादा। इसी तरीके से अगर हमारे पास बॉडी ए में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है, या पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करने पे निगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स जैसे ही आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे प्रोटॉन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन निकालोगे इलेक्ट्रॉन आएगा। इस बात को दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से चार्ज का ट्रांसफर। अच्छा, चार्ज के ट्रांसफर के मेथड क्या क्या है सर? तो चार्ज के ट्रांसफर के बेटे आपको 3 मेथड मिलेंगे। एक मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं यहां आपको समझाता हूं बेटा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है। जब छोटी क्लास में रहोगे या छोटे बच्चे रहोगे तो हमेशा खेल में क्या करते रहोगे, बाल पे स्केल लिया, उसको रब किया, बाल पे स्केल लिया और रब किया, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े आराम से क्या करने लग जाते थे, आप उठाने लग जाते थे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो आपका प्लास्टिक का स्केल है वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग गया बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने अपने सिल्की बालों पे आपने क्या किया है, स्केल को रब किया है, रगड़ा है, तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन। क्या हो गया बेटा, ये फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज ट्रांसफर हुए हैं तो आपके स्केल पे कैसा चार्ज आया है भाई, निगेटिव चार्ज आया है। और जैसे ही निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, पेपर के पास जाएगा, तो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और अपने से चिपका लेगा। इसी तरीके से चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में बेटा चार्जिंग कैसे होती है, एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से आपको टच कराना है। ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज बॉडी है, दूसरी चार्ज बॉडी से टच कराना है। अब मान लेता हूं कि यहां पे 2 कूलम है और यहां पे 4 कूलम है, तो चार्ज का ट्रांसफर 4 कूलम से 2 कूलम की तरफ, ये हमारा हो जाएगा कंडक्शन। या हो सकता है कि आपके पास एक
चार्ज बॉडी हो लेकिन दूसरी अनचार्ज बॉडी हो, उसमें कोई भी चार्ज ना हो, तो आपको क्या करना है, दोनों को टच करा देना है, कम्स इनटू कांटेक्ट, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, यहां पे भी आपका चार्ज ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो चार्ज ट्रांसफर होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेटा कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड। देखिए लिखा हुआ है, चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब है बेटा आपस में पास पास लेके आना है। इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट हैज अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस चार्ज का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी बताया, अगर चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। देन द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। चार्ज का ट्रांसफर करते ही क्यों है, चार्ज का ट्रांसफर होता ही क्यों है, जिससे दोनों में नंबर ऑफ चार्ज इक्वल हो जाए, तो आपका जो एटम है, जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो स्टेबल हो जाए। दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू कॉन्टैक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। और उसके बाद एक तीसरा मेथड है बेटा चार्जिंग का, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 12th में आपके लिए कई जगह काम आने वाला है। इंडक्शन का मतलब है जादू। इंडक्शन का मतलब है जादू। कैसे सर जादू? देखो जरा, मेरे पास एक बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, और यहां पे मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है। कैसा चार्ज दिया है भाई? पॉजिटिव चार्ज दिया है। और इसके पास मैं ले आके रख रहा हूं दूसरी बॉडी, इसके पास मैं क्या ले आ रहा हूं? दूसरी बॉडी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि दूसरी जो बॉडी है उसमें कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दूर से ही क्या करता है? चार्ज करने का काम करता है। लेकिन अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी में इंडक्शन की वजह से कैसा चार्ज आएगा भाई? निगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान दीजिएगा, सेम चार्ज नहीं होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम नहीं होगा, बल्कि अगर एक बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास दूसरी बॉडी ले आकर रखोगे, कांटेक्ट में नहीं रखना है, पास में रखना है, तो बिना कांटेक्ट के ही आप देखोगे कि यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरी बॉडी में सरफेस पे उतना ही निगेटिव चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन। किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से यहां कलेक्ट हो जाता है। और ये जो फिनोमिनॉन है इसे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं आसानी से हमारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कूलॉम्स लॉ, जिसके लिए हमने इतनी बातें पढ़ी हैं, चार्ज के बारे में इतनी जानकारी जो हमने एक्वायर की है, वो बेसिकली किसके लिए किया है बेटा? हमने कूलॉम्स लॉ के लिए किया है। और कूलॉम्स लॉ हमें बताता है कि जो चार्जेस के बीच में फोर्स काम करता है, वो फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, और उस फोर्स की हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे बेटा। कूलॉम्स लॉ, तो मैंने बोला कि कूलॉम्स लॉ हमें बताता है कि फोर्सेज चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये हमें कहां से मालूम पड़ेगा बेटा? कूलॉम्स लॉ से मालूम पड़ेगा। और कूलॉम्स लॉ हमें बताता है कि जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्स बिटवीन द चार्जेस वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। दैट इज, पहला नंबर फैक्टर है बेटा वो है कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस फोर्स बिटवीन चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैंने यहाँ पे 2 चार्ज लिया है बेटा, एक चार्ज Q1 लिया है और एक चार्ज Q2 लिया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 2 चार्जेस लिए हैं, 2 चार्जेस लिए हैं, और एक चार्ज मैंने लिया है Q1 और
एक चार्ज मैंने लिया है बेटा Q2 और इन चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में मैंने डिस्टेंस कितनी ली है बेटा, R ली है, स्मॉल r लिया है। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, अभी मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल फोर्स की बात कर रहा हूं। अट्रैक्शन और रिपल्सन मैं आपको आगे समझाऊंगा, बताऊंगा। अभी बस मैं इतना ध्यान दे रहा हूं कि हमारे बच्चों को ये समझ में आए कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे। तो अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहला नंबर पॉइंट जो कूलॉम्स लॉ से हमें मालूम पड़ता है वो ये है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और जो सेकंड नंबर फैक्टर है बेटे, सेकंड नंबर फैक्टर जिस पे फोर्स डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। वो क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। दैट मीन्स जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, वो चार्जेस की जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, या बोल सकते हो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा नंबर फैक्टर हो गया जिस पे फोर्स डिपेंड करता है। एक तीसरा नंबर फैक्टर भी है बेटा जिस पे फोर्स डिपेंड करता है। दैट मीन्स मीडियम बिटवीन चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस। तीसरा नंबर फैक्टर है जिस पे फोर्स डिपेंड करेगा वो होगा बेटा मीडियम बिटवीन चार्जेस। तो मीडियम बिटवीन चार्जेस का क्या मतलब है सर, यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा। चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा। चार्जेस के बीच में एयर हो सकती है, चार्जेस के बीच में मीडियम वैक्यूम हो सकता है, चार्जेस के बीच में मीडियम ग्लास हो सकता है, चार्जेस के बीच में मीडियम वाटर हो सकता है, चार्जेस के बीच में मीडियम क्वार्ट्ज हो सकता है, चार्जेस के बीच में मीडियम माइका हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग बेटा, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आप चार्जेस के बीच में डाल सकते हैं। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आप डालेंगे वो भी चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाले फोर्स को क्या करेगा बेटा, अफेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेता हूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है बेटा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे बेटा तो एक कांस्टेंट डालूंगा K, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेटा क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो F की वैल्यू बनेगी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये हमारा निकल के आया है बेटा कूलॉम्स लॉ के थ्रू चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स। अब थोड़ा सा डिस्कशन K के बारे में, जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। K की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं K का यूनिट लिखना चाहूं, K का अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं तो देखो बेटा कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। K इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं FR स्क्वायर और अपॉन में Q1 Q2। क्या किया हमने, R स्क्वायर का F में मल्टीप्लाई किया अपॉन में Q1 Q2। तो अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूंगा, देखो बेटा फोर्स का यूनिट बनेगा न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट बनेगा मीटर, लेकिन डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और चार्ज का यूनिट मैंने आपको बताया है कूलम। कूलम मल्टीप्लाई कूलम क्या हो जाएगा भाई, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। कूलम मल्टीप्लाई कूलम, कूलम स्क्वायर। तो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K का यूनिट बन के आया। तो मैं वैल्यू जब लिखूंगा तो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा यूनिट लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, अक्सर मिस करते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं यूनिट लिखना कभी भी नहीं भूलिए। कभी भी यूनिट्स के साथ आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि यूनिट्स ही बताती हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है। ध्यान दीजिए इस चीज पे। इसकी डायमेंशन पे आता हूं बेटा।
जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है इसकी डायमेंशन पे आता हूं। न्यूटन के लिए डायमेंशन लिखोगे ml स्क्वायर t माइनस 2, मीटर स्क्वायर के लिए डायमेंशन लिखोगे l स्क्वायर, और अपॉन में कूलम के लिए डायमेंशन लिखोगे 80, तो 80 का स्क्वायर। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो आपका ये बनेगा m l स्क्वायर और l स्क्वायर का मल्टीप्लाई, सॉरी mlt माइनस 2 होता है बेटा फोर्स का, सॉरी बेटा mlt माइनस 2 होता है, mlt माइनस 2, यस। तो l और l स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना बनेगा बेटा, l क्यूब बनेगा, और ये हो गया आपका ऊपर t माइनस 2 और नीचे आपका बन रहा है बेटे a स्क्वायर t स्क्वायर। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा m l क्यूब और t माइनस 2 है ऊपर, नीचे t स्क्वायर है, t स्क्वायर ऊपर जाएगा, a भी t माइनस 2 में, तो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 और a माइनस 2। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k का डायमेंशन बनता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, डबल स्टार करके रखिएगा इसको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। नाउ सर k की वैल्यू आपने बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू निकल के आता है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो 9 × 10⁹ वैल्यू निकल के आती है, ये कब निकल के आती है बेटा, जब मैंने चार्जेस के बीच में मीडियम एयर या क्या ले रखा है, वैक्यूम। ध्यान देना, चार्जेस के बीच में मीडियम मैंने क्या ले रखा है, एयर या वैक्यूम ले रखा है। यहां पर एक नया पॉइंट आपको देखिए और देखने को मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं भाई, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट है बेटा आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ध्यान रखिएगा। और जब आप साइलेंट नॉट लिखते हैं तो आप साइलेंट नॉट के वक्त आपका मीडियम क्या होगा, आपका मीडियम होगा एयर या वैक्यूम। तो जब आप मीडियम एयर या वैक्यूम लिखेंगे तो आप यहां पर परमिटिविटी आप साइलेंट नॉट से डिनोट करेंगे, या इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा आप साइलेंट नॉट को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। मेरा पढ़ाने का मेन मकसद है कि कोई वीक से वीक बच्चा भी हो, जिसे छोटी से छोटी बात भी ना समझ में आती हो, तो भी आराम से वो यहाँ से पढ़कर सीख सकता है बेटा। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और लेक्चर बाय लेक्चर जो ये सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको पढ़ते जाना है। मेरा मेन मोटो है पहले कंटेंट आपको बताना और उस कंटेंट के साथ आपका टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल भी कराना, जिससे आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए आपकी प्रिपरेशन जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है, वो बनता चला जाएगा बेटा। अब अगर इस के की वैल्यू मैं अपने इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करूंगा तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस चीज को देख के आपको एक नई चीज याद आ रही होगी, एक नया चीज आपको याद आ सकता है कि सर ऐसा ही फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का, F = G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। और आज आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज आपने जो कूलॉम्स लॉ के थ्रू फोर्स पढ़ा है वो कौन सा फोर्स पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि चार्ज स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, एक जगह रखे हुए हैं, इसीलिए बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान रखिएगा बेटा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा है वो पढ़ा है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए दोनों फोर्सेस में एक चीज कॉमन मिल रही है, एक चीज कॉमन मिल रही है। वो क्या है सर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो बेटा, और ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स
तो चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो और चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, तो दोनों ही क्या करते हैं बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव हैं। दोनों ही फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव का मतलब सर, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि फोर्सेस इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि चार्ज कहाँ है, मास कहाँ है। अगर मासेस के बीच में फोर्स देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्जेस के बीच में फोर्स देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि चार्ज Q1 यहाँ पे है और चार्ज Q2 यहाँ पे है, दैट डजंट मैटर। उन्हें मतलब है कि चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कंजर्वेटिव का मतलब यही है बेटा, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है कि पोजीशन क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमें लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में बेटा एक मास यहाँ है और एक मास m2 यहाँ है। इससे मतलब नहीं है कि दोनों लोकेटेड कहाँ हैं, दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो कंजर्वेटिव जब फोर्स होगा नेचर में तो कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, रास्ते पे, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। उन्हें सिर्फ डिपेंड होगा, जो फोर्सेस डिपेंड होंगे वो होंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। फोर्सेस आपके डिपेंड होंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो दोनों ही फोर्स, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल, नेचर में कैसे होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव होते हैं। उसके बाद एक बेसिक डिफरेंस है, वो भी हमारे बच्चों को जानना चाहिए। वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है। अगर हमारी अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में हमारा एक सन है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट्स हैं। फिर हम अपने प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो अपने गैलेक्सी में पहुंचेंगे, अपने गैलेक्सी से बाहर निकलेंगे तो दूसरे गैलेक्सी में पहुंचेंगे। अगर हमारा प्लैनेट अर्थ जो कि मिल्की वे में है और किसी दूसरी गैलेक्सी में भी कोई प्लैनेट होगा तो वो भी हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। लाइकवाइज वाइस वर्सा हमारी अर्थ भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही होगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करता है बेटा। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये फोर्स बिटवीन चार्जेस है बेटा। ये किसके बीच में है, फोर्स बिटवीन चार्जेस। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसकी जो रेंज होती है बेटा 10⁻⁻15 मीटर रेंज होती है। दैट मीन्स या तो आपको फर्मी में मिलेगा या तो आपको एंगस्ट्रॉम में। अगर इससे बड़ी डिस्टेंसेस पे आप जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स काम करना बंद कर देगा या आपको इफेक्ट दिखाना बंद कर देगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स में काउंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स में काउंट होता है। वैसे होता नहीं है वीक फोर्स, लेकिन हम लोग बोलते हैं। उसके पीछे का कंफ्यूज नहीं होना है। मसला ये है कि अर्थ में जब हम रहते हैं तो अर्थ में अर्थ लाइक स्ट्रक्चर तो हम ला नहीं सकते। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वाकई में आपको वैल्यू देखनी है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंसान होता तो कहता ठीक है तुम हमको वीक बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एक अर्थ पे आप हो, एक दूसरा अर्थ अपने अर्थ के पास लेके आओ, फिर बताओ कि मैं वीक हूं कि स्ट्रांग हूं। तो मसला ये है कि जब हम अर्थ में रहते हैं तो अर्थ से छोटे स्ट्रक्चर्स को ही देखते हैं, इसलिए हमें ये फोर्स कैसा नजर आता है, वीक नजर आता है, बल्कि ऐसा है नहीं। खैर, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, स्ट्रांग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है भाई, स्ट्रांग फोर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जितनी बातें मैंने समझाई हैं, बताई हैं बेटा, थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी दिखाया है, आज के लिए काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरे इस चैनल को
लाइव पाठशाला का जो ऑनलाइन चैनल है इसे आपको सब्सक्राइब करना है बेटा, लाइक करना है और डेली हमारे साथ जुड़ना है, जिससे मैं इसके आगे की जो सीरीज है उसको आपके साथ कंटिन्यू कर सकूं। जय हिंद।